हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 के लिए जीएस पेपर यानी जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसके लिए वीबीआई क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे। आप इतना ही क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा तो 100% आपका एग्जाम की तैयारी हो जाएगा, बल्कि अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ आप 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसी से आप पास हो जाइएगा। वो कौन कौन सा क्वेश्चन है ये भी हम बताएंगे। और आप लोग कमेंट में काफी सारा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो इसके बारे में भी हम समझाएंगे, जैसे कि जीएस पेपर क्या होता है, जीएस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, जीएस पेपर का सिलेबस क्या है, जीएस पेपर में कितना विषय पढ़ना होता है, जीएस में पास मार्क्स कितना होता है, इसमें फेल हुए तो क्या होगा, इन सभी के बारे में हम एक एक डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जीएस पेपर क्या होता है। तो जीएस पेपर सेम टू सेम, जैसे कि आपने पार्ट 1 और प्लस पार्ट 2 में एमआईएल हिंदी का एग्जाम दिया होगा आपने 100 मार्क्स का, तो ठीक इसी के जगह पर यहाँ पे जीएस पेपर आ जाता है। समझे, इसी के जगह पर आ जाता है, लेकिन इसका सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। सेम सिलेबस होता ही नहीं है, इसी के जगह पर आता है लेकिन सिलेबस सेम नहीं होता है। ठीक है, और जीएस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, तो इसके तैयारी के लिए आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि जो भी हम आपको इसके तैयारी के लिए जो भी हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसी से 100% तैयारी हो जाएगा। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए। जो भी हम क्वेश्चन देते हैं उसमें से 100% क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है, बल्कि हम अगर 10 क्वेश्चन देते हैं, आपसे 10 एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम में आपको 5 लिखना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस 10 क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इतना ही पीडीएफ पढ़िएगा, अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, और इतना ही से आपका 100% तैयारी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जीएस पेपर का सिलेबस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव टाइप का होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें 4 जैसे कि 1 2 3 4 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जीएस पेपर में कितना विषय पढ़ना होता है, तो इसमें काफी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से, जैसे कि हो गया आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, या इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के बारे में कुछ पढ़ना होगा, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना होता है जो हम आपको बताएंगे। उसका नाम पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में आपको लोकतंत्र क्या है या मौलिक अधिकार, इन सभी के बारे में, संविधान का विशेषता, इन सभी के बारे में कुछ पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना होता है कि कृषि की विशेषता क्या है, कृषि की यानी भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि की समस्या। और उसके बाद में साइंस में आपको आता है जैसे विटामिन की स्रोत या कार्बोहाइड्रेट की स्रोत, इन सभी के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं और इसके जो गुण वगैरह, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और होता है करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने होते हैं। करेंट अफेयर्स में क्या जाता है, जैसे कि जो भी आपका अभी न्यूज करेंट में चलता है, जैसे कि कोविड-19 के बारे में आपसे पूछ देगा, या उज्ज्वल योजना। ठीक है, उज्ज्वल योजना, इन सभी के बारे में आपसे पूछ देगा। तो इस तरह से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं करंट का, और तो इतना सिलेबस होता है, लेकिन बिल्कुल ये ज्यादा नहीं है। हम आपको सिलेक्टेड टॉपिक बताएंगे, सिर्फ आप उतना ही पढ़िएगा, 100% मार्क आपका उतना ही से आ जाएगा, बल्कि अलग से आपको जरूरत नहीं है इधर उधर से पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट में है कि जीएस पेपर में कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हमने बता दिया। और जीएस पेपर में पास मार्क्स कितना होता है, तो जीएस पेपर होता कितना का है, तो जीएस पेपर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का जीएस पेपर होता है। इसमें पास मार्क्स सिर्फ आपको 33% लाना होता है, यानी कि 33 नंबर आपको लाना होता है। ठीक है, पास करने के लिए। तो इसके लिए हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। पास करने के लिए आप 3 ही क्वेश्चन पढ़िएगा तो पास हो जाइएगा, बल्कि लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पूरे के पूरे पीडीएफ पढ़ना ही होगा। उसके बाद जीएस पेपर में फेल हुए तो क्या होगा, तो जीएस पेपर में फेल हुए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर सिर्फ आप जीएस में फेल होते हैं ना, सिर्फ जीएस में फेल होते हैं, इसको चेंज करते हैं कलर थोड़ा, हाँ, अगर आप सिर्फ जीएस में फेल होते हैं तो आपको जीएस का एग्जाम नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर फिर से जीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, बल्कि एक साल जो आपका अभी पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हो, एक साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे समझिए, तो कोई भी आप फॉर्म फिलअप वगैरह नहीं कर सकते हैं, समझिए तो आप पास ही नहीं हुए, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इसलिए जीएस को पास करना अति आवश्यक होता है, तब जाकर आपको पूर्ण तरह से पास समझा जाता है। ऑनर्स में कितना भी मार्क्स हो, ठीक है, ऑनर्स में कितना भी मार्क्स हो, लेकिन जीएस में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका गया। फिर से आपको सिर्फ जीएस का ही एग्जाम देना होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर देना होगा, अभी एग्जाम आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जीएस को पास करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि एग्जाम में कुछ किस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है जनरल स्टडीज जीएस पेपर 100 मार्क्स का होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रत्येक खंड से अधिकतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी 5 × 20 = 100 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन 20 नंबर, ये 20 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे खंड ए, यहाँ समझिए खंड ए है, ठीक है, खंड ए में आपसे 5 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 5। इस 5 में से किसी प्रत्येक खंड से क्या बोला है, 3 प्रश्न अधिकतम, मतलब कि इसमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्न, 3 2 जितना भी हो, 2 या 3 2 से कम तो नहीं दे सकते, 2 या 3 प्रश्न का उत्तर आपको इसमें से लिखना होगा। उसके बाद में खंड ब देख रहे हैं, इसमें से 6 से लेकर के 10 तक इसमें क्वेश्चन होता है, मतलब कि 5 क्वेश्चन इसमें होता है। आपको 5 में से 3 या 2 जितना आपको याद हो, 3 लिखिए तो इसमें से 2 लिखिए, इसमें से 2 लिखिए तो इसमें से 3 लिखिए, ऐसे आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। ये 20 नंबर का होता है और 5 आपसे ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि 20 नंबर का है तो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 5 है तो एक 4 नंबर का होगा = 20। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ये क्वेश्चन नहीं है सिर्फ। जैसे कि गोदान किसने लिखा है, तो प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद लिखेंगे। रिपब्लिक किसने लिखा है, इंडिका किसने लिखा है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, जैसे यहाँ पे इंडिका मेगास्थनीज, जैसे कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो आप क्या कीजिएगा, सीधे डी नंबर लिखिएगा, और अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य यानी चाणक्य। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है, सिर्फ आप इतना ही बता दीजिएगा ना तो 4 नंबर मिल जाएगा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है इसका आंसर। और कितना, हम ज्यादा नहीं, आपको लगभग 50 लेखक के नाम दे देंगे ना, इसी से हो जाएगा, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। 2 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित व्यक्ति दे दिया जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति दिया जाएगा ना, तो यहाँ पे जैसे कि तिथि दिया हुआ है, ठीक है, 1917 1930 1942 1950 1965। जैसे कि 1917, तो आपको क्या करना है कि चंपारण सत्याग्रह भी 4 नंबर का है, 20 मार्क्स, यानी 5 × 4 = 20। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो आपको क्या करना है कि 5 लाइन लिखना है, ठीक है, 5 लाइन आपको लिख देना है एक क्वेश्चन। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1930, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च के बारे में, आप लिखेंगे 5 लाइन। 1942 तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लिख देंगे। यहाँ पे 1950 पूछ रहा है तो संविधान लागू किया गया था, इसके बारे में आप लिख देंगे। और 1965 तो 1965 में इंडिया, ठीक है, इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की विवेचना करें, तो ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप 3 पेज में लिखिएगा लगभग, क्योंकि जीएस का आंसर 5-4 पेज में नहीं लिखा जाता है, 3 पेज में बहुत। तो कैसे लिखिएगा आंसर, जब हम दिखाएंगे तो आपको बता देंगे आंसर कैसे लिखना है। उसके बाद में लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता, ये आपका हिस्ट्री से हो गया, ठीक है, ये पॉलिटी से हो गया। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे कि बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति, निर्वाचन आयोग, वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन। और इसमें से सिर्फ 4 के बारे में लिखना है, 2-4 के बारे में आप 4-4 लाइन या 5-5 लाइन लिख दीजिएगा, और बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में खंड ब में आते हैं, इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है, जो भी आपको याद हो वही लिखिएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, ये आपका ज्योग्राफी से हो गया। कार्बोहाइड्रेट के कार्यों एवं इसके मुख्य यानी प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें, ये आपका साइंस से हो गया, ठीक है। ओजोन परत क्या है, ओजोन सतह के क्षरण के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, ये भी आपका साइंस से ही समझिए, साइंस से हो गया। जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित करने के उपाय बताइए, ठीक है, ये भी साइंस से हो गया आपका।
उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे टिप्पणी पूछा जाता है 10 नंबर और 5 नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न, यहाँ पे 4 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही लिखना होता है, ठीक है। 5 नंबर में 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर 2 ही होता है। यहाँ पे 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि कोविड-19, एटीएम, प्रोटीन, खनिज लवण और सांस्कृतिक विकास। 2 लिखना है तो फिर आपको एक का कम से कम 10 नंबर का होता है, तो लगभग 1.5 पेज में लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज में लिखना है, ठीक है। तो इसमें से 4 ही पे टिप्पणी, 2 ही पे टिप्पणी लिखना होता है, 4 सॉरी। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए आप यहाँ पे आइए। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक एवं लेखक के नाम। तो कौन कौन से पुस्तक एवं लेखक के नाम इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि 1 नंबर में यहाँ पे रसमती किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। यहाँ पे आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। गोदान किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर। वार एंड पीस, जिसे हम युद्ध और शांति भी बोल सकते हैं, इसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। मैला आंचल फरीसोनाथ रेणु। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, चाणक्य। उसके बाद में रिपब्लिक प्लेटो। गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओरिजिन ऑफ ए स्पीच चार्ल्स डार्विन। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। पॉलिटिक्स अरस्तु। प्रिजन डायल जयप्रकाश नारायण। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, ठीक है। ये सभी आपको याद करना है, ठीक। इंडिका मेघास्त्रीन ने लिखा है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। रामायण वाल्मीकि। महाभारत वेद व्यास। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। मदर टेरेसा नवीन चौला ने लिखा है। और कर्मभूमि प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इतना ही लेखक के नाम और पुस्तक कौन किसने कौन से पुस्तक लिखे, इतना याद कर लीजिएगा। बस इसी में से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक 5 नहीं आता है, फिर भी 4 क्वेश्चन आ जाएगा, और एक 4 नंबर का होता है, यानी कि 16 नंबर तो आपको यहीं से बन गया। और इसमें नंबर कटेंगे कहाँ से, क्योंकि कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ आपको नाम लिख देना है, तो इसमें नंबर कटते नहीं है, जो है वो पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट में है कि महत्वपूर्ण तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में आपको समझाना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3-4 लाइन लिखना ही होता है। जैसे 1 नंबर है कि 1857, तो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान 1857 की महान क्रांति हुई। इस क्रांति की शुरुआत तो सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनवादी विद्रोह के रूप में हो गया, ठीक है। बस इतना ही लिखिएगा, कॉपी में लगभग आपको 5 लाइन से कम नहीं होंगे, 5 से 6 लाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि 1885, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन कांग्रेस की स्थापना श्री होम की प्रेरणा से हुई थी। इसकी पहली बैठक बंबई में हुई थी, जिसमें 70 सदस्यों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता एक भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके बारे में थोड़ा सा बिहार के बारे में भी आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, 6 से 7 लाइन में आपको हो ही जाएगा। नेक्स्ट है 1905 के बारे में आपको याद रखना है। 1905 में क्या हुआ था, जैसे कि 20 जुलाई 1905 इस दिन भारत के वर्साई लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की और अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। लॉर्ड कर्जन के इस फैसले का पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। दरअसल बंगाल विभाजन के पीछे भारतीय की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की साजिश थी, ठीक है। उसके बाद 1917 में बताया था हमने चंपारण सत्याग्रह, जैसे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल प्लस मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया था। उसके बाद है 1919, आपको यह याद रखना है। जैसे इस वर्ष मॉन्टेग्यू जेमफोर्ड सुधार रोलेट एक्ट पारित किया गया तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग नामक एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कई 100 लोग मारे गए
लोग सैकड़ों घायल हुए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एक और 1917, जैसे कि 1917 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें गांधी, नेहरू सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार का फैसला किया। उसके बाद आ जाता है आपका 1930। 1930 में क्या हुआ, तो इस वर्ष गांधी जी नमक सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू हुआ। इस वर्ष इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता का दिवस मनाया गया। इन सभी के बारे में आप कुछ अभी अपने से भी जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम 1935, 1942 और 1947। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद से लिख लीजिएगा, हम सबको आपको समझाने लगे तो फिर काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर, ठीक। उसके बाद में 1965 में मैंने बताया था कि इस वर्ष भारत पाक युद्ध, दोनों देशों के जनधन की अपार क्षति हुई एवं संबंध कटुतापूर्ण बने, फिर भी भारत निरंतर सद्भाव बनाए रखने का प्रयास जारी रखता है। उसके बाद है 1971। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा ठीक से, क्योंकि बांग्लादेश के मसले पर भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसमें भी। तो इसके बारे में भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कुछ ज्यादा ही लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो कब से, तो 1947 के बाद, ठीक है। 1947 यानी समझ लिए 50 के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे ही पूछा जाएगा आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ही लिखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए हिस्ट्री। मैंने बोला था कि हिस्ट्री से क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। उसमें है यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह की विवेचना करें। ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसलिए आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहले क्या कीजिएगा कि इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय आपको 5 से 7 लाइन में लिखना है। इस प्रकार से आंसर पूरे मार्क्स लेने हैं, तो 20 है ना, 20 में 18 मार्क्स लेना है, तो ऐसे लिखना है आपको। नहीं तो आप तो गेस्ट पेपर बुक से तो कैसे हो देखकर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह की विवेचना करें तो सबसे परिचय इसमें 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के आप कारण लिखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए आंदोलन के कारण कौन कौन से थे, ठीक। आंदोलन के कारण लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आंदोलन के परिणाम, क्योंकि टॉपिक वाइज आप नहीं लिखना है इसमें, टॉपिक वाइज आप लिखिएगा। जैसे कि हमने दूसरे पीडीएफ में आंसर दिया है आपको टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज नहीं लिखिएगा। टॉपिक वाइज लिखिएगा तो बहुत सारा हो जाएगा, इतना लिखना जरूरी नहीं होता है। जीएस पेपर तो 1 घंटे का एग्जाम ही होता है, 1 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगा इसका। उसके बाद है एक और, भारत छोड़ो आंदोलन की विवेचना करें। ये भी का मोस्ट है, यानी MVVI इसे बोल सकते हैं आप। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सबसे पहले आपको परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, जैसे टॉपिक बना दीजिए 1 नंबर 2 नंबर, ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति, और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। भारत के वर्साय ने भारतीय नेताओं की सलाह लिए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय नेताओं के वर्साय के इस कार्य पर घोर विरोध किया। कांग्रेसी नेताओं ने घोषित किया कि जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक कांग्रेस भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के पूर्ण सहयोग की सलाह नहीं दे सकती। परंतु जब सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया, तो ब्रिटिश सरकार के रवैयों के विरुद्ध 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसका बाद क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला टॉपिक है कि पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का वातावरण, इसके कारण में। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम के बारे में आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या क्या परिणाम हुआ, और यहाँ भी है, ठीक है, इतना। उसके बाद में कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। इस टिप्पणी में भी दे सकता है आपसे कि असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, तो सिर्फ आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखिएगा, कारण का 2 टॉपिक लिखिएगा बस। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप असहयोग आंदोलन के कारण, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे 1 नंबर कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतोष। उसके बाद दूसरा नंबर कारण कौन था, तो रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट क्या था, जैसे कि देश में उठने वाले जन असंतोष से निपटने के लिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट नामक काला कानून पास किया गया था, जिसके अनुसार शासन को किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर बिना दोषी सिद्ध किए जेल में बंद करने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से सरकार को पर्याप्त दमनकारी अधिकार मिल गए और भारतीयों की स्वतंत्रता निरर्थक एवं महत्वहीन हो गई थी। तो रॉलेट एक्ट। उसके बाद 3 नंबर आप लिखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड।
और ये तो मैंने आपको ऊपर समझाया ही है। उसके बाद यहाँ पे है असहयोग आंदोलन के परिणाम कौन कौन से थे, जैसे कि 1 नंबर पॉइंट बनाएंगे, जनता में चेतना तथा निर्भीकता का संचार, जनता अब डर नहीं रही थी, आंदोलन करने के लिए पूर्ण सहयोग कर रही थी। दूसरा नंबर पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करना, यानी पहले कुछ नेताओं ने ही राष्ट्रीय आंदोलन को बनाए रखा था, लेकिन इसमें अब जनता यानी गांव-गांव के लोग भी सहयोग देने लगे थे। उसके बाद है 3 नंबर पॉइंट बनाइएगा कि असहयोग यानी कि आंदोलन की परिणामों को अस्थायित्व प्रदान करना, यानी आंदोलन के परिणाम को एक अस्थायी रूप मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन है, इसकी भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना करें। तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के बारे में जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में आपको परिचय यानी इंट्रो देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन देना है जो कि 5 से 7 लाइन का होगा। उसके बाद में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम समझाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि समानता का अधिकार, समानता के में आपका क्या क्या मिलता है, जैसे कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद से 18वें अनुच्छेद में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। ये समानता के अधिकार में आता है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म मान सकते हैं आप। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, इन सभी के बारे में ये अधिकार है आपके मौलिक अधिकार में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। अब तो मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक कर्तव्य, आपका क्या क्या कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, कौन कौन से कर्तव्य बनते हैं जो निम्न प्रकार है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, कि उसे अटूट बनाए रखे। देश के नागरिक भारतीय संविधान के सभी नियमों का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। इस प्रकार से कुछ आपको ये पॉइंट्स है, आप देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, इंट्रो दीजिए। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, पॉइंट बनाकर समझा दीजिए। कैसे? तो इस प्रकार से, जैसे 1 नंबर पॉइंट बना दीजिए कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रावधान। दूसरा नंबर मजदूरों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान। 3 नंबर पॉइंट है इसका कि समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान। चौथा नंबर है जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रावधान। 5वां नंबर पॉइंट है इसका कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। सभी को आप 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। ये क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित करने का उपाय बताइए। वायु का प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है, कौन से, जैसे कि उद्योगों की बढ़ोतरी संख्या यानी बढ़ती संख्या, कीटनाशकों का प्रयोग, उसके बाद में कि धूल और धुआं जो कंपनी से निकलते हैं, ये सभी आपके कारण में हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके नियंत्रित यानी इसे कम कैसे किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए आपको ये पॉइंट्स देना है कि वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित है, जैसे घरेलू ईंधन दहन से छुटकारा पाना होगा। वैसे भी परंपरागत स्रोत कम होते जा रहे हैं। धुएं रहित चूल्हों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, आधुनिक एलपीजी, गोबर गैस, बायोगैस का प्रयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विषैली गैसों को छोड़ने वाली दवाओं, कीटनाशकों जो खेत में छिड़काव होता है, पदार्थों को बंद किया जाए या उन्हें नियंत्रित किया जाए, मतलब कि उसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाए। ऐसा ना हो कि नहीं किया जाए, वो नहीं बोल रहा है। इसके उपयोग जो है आपको सीमित मात्रा में किया जाए, ठीक है, जितना जरूरी हो उतना ही। तेल शोधक कारखानों पर शोध संयंत्र यंत्र लगाया जाए, यानी कि यंत्र इसे लगाया जाए ताकि जो वहां से विषैली गैस निकलती है ना, विषैली गैस निकलती है, उसे शुद्ध करके बाहर छोड़ा जाए, ताकि उसे कम किया जा सकता है। पूर्णतः शुद्ध तो नहीं किया जा सकता, और कूड़े करकट को खुले में ना डाला जाए। इन सभी के बारे में ऐसे आप पॉइंट सुनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जल प्रदूषण।
जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित करने का उपाय बताइए। तो जल प्रदूषण के कारण प्रमुख कारण निम्नलिखित है, कौन कौन से? तो घरेलू बहिस्राव, उसके बाद में औद्योगिक बहिस्राव, मतलब कि जो औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाने वगैरह से जो पानी निकलते हैं उन सभी के बारे में। कृषि बहिस्राव, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न प्रकार से जल प्रदूषण की बचाव किया जा सकता है, इसकी नियंत्रण किया जा सकता है इसे, और कैसे है तो इसका भी पॉइंट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट्स और नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी के बारे में हम एक्सप्लेन करें तो फिर बहुत सारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकथाम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मृदा प्रदूषण के बारे में आप 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मृदा प्रदूषण के कारण के बारे में आप समझाइएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि 1 नंबर कारण यहाँ पे है कि मृदा प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है, भूतल का खनन, वनों की कटाई, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग, इन सभी के बारे में 4 से 5 लाइन में हमने एक्सप्लेन किया, आपको भी ऐसा ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है, जैसे फसलों पर छिड़काव यानी छिड़कने वाली विषैली दवाओं का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाए, कम किया जाए। गांव तथा नगरों में नल यानी मल एवं गंदगी को एकत्रित करने के लिए उचित स्थान होनी चाहिए। कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खाद का प्रयोग कृषि भूमि में होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 12 नंबर, उर्वरक क्या है, इसकी उपयोगिता एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो उर्वरक क्या है, इसके बारे में आप 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए। उसके बाद में खेतों में उर्वरक के उपयोग यानी उपयोगिता के कारण यहाँ पे पॉइंट बनाकर दीजिए। उर्वरक की विशेषता क्या है, जैसे अच्छे उर्वरक की कुछ प्रमुख विशेषताएं होते हैं, जैसे इनमें उपस्थित सभी तत्व पौधों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, जल में घुलनशील होता है, दीर्घकालीन प्रभाव का होना चाहिए, उर्वरक की विशेषता है। तो उसके बाद क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के कार्यों एवं इसके प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे 5 से 7 लाइन में, 5 से 7 या 4 से 5। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे सभी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ भोज्य पदार्थ जिन्हें ऊर्जा भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट के मुख्य साधक होते हैं, यानी साधन होते हैं, जैसे कि विभिन्न अनाज, आटा या रोटी, शकरकंद तथा आलू, इन सभी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, टॉपिक वाइज लिखना है, ठीक। टॉपिक वाइज याद भी अच्छा से हो जाता है और लिख भी सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे नारी संधान के लिए आवश्यक। उसके बाद में है कि कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रमुख कार्य प्रोटीन की बचत करना है, इन सभी के बारे में आप लिख लीजिए। उसके बाद में है कि उज्ज्वल योजना के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि उज्ज्वल योजना क्या है, तो उज्ज्वल योजना के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में उज्ज्वल योजना के उद्देश्य, जो उज्ज्वल योजना है आपका, उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसकी विशेषता को टॉपिक वाइज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा होता जा रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन करें। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां निम्नलिखित है, कौन कौन से है, तो आप यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, उसके बाद है यहाँ पे वित्तीय शक्तियां, आप इसे एक्सप्लेन कर लीजिए, और फिर न्यायिक शक्तियां, उसके बाद में है कि विधायी शक्तियां। इन चारों के बारे में 4 से 5 लाइन में है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का वर्णन करें। कृषि के महत्व या विशेषता, इसकी समस्याएं भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट, सर्वाधिक रोजगार का साधन, राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक रोजगार का साधन है, क्योंकि गाँव में अधिकतर
70% जनसंख्या तो कृषि में ही लगी रहती है। निर्यात व्यापार में महत्व प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत जैसे सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, वनस्पति, घी, तेल, कॉफी वगैरह के लिए, ठीक है। कच्चे माल का साधन, पशुपालन को बढ़ावा देना, ठीक। इस प्रकार से आप पॉइंट बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो लोकतंत्र क्या है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है। आप इतना ही लिखिएगा फिर भी हो जाएगा, लेकिन पूरा लिख दीजिएगा ना तो फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 1 नंबर में मानव के मूल्यों पर आधारित, दूसरा विशेषता है लोक कल्याण, इसकी तीसरा विशेषता है राजनीतिक प्रशिक्षण, चौथा विशेषता है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास और पांचवा विशेषता है हिंसक क्रांति की न्यूनतम संभावना। देख लीजिए यहाँ पे हिंसक क्रांति की न्यूनतम संभावना। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषता या तत्वों की विवेचना करें। भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन से। तो भारतीय संविधान के बारे में बना कितना दिन में, इन सभी के बारे में इंट्रोडक्शन यानी परिचय। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए आप 1 नंबर विशेषता लिखित तथा निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करता है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। उसके बाद भारतीय संविधान संघात्मक शासन की स्थापना करता है, फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। जैसे कि नीति आयोग सिर्फ आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए भी दे सकता है, समझे, टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है। तो आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन लिखना है और जो नीति आयोग के प्रमुख कार्य है इसके बारे में 4 टॉपिक लिख देना है बस। जैसे यहाँ पे कार्य देख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे कार्यों को देख लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन से कार्य है नीति आयोग के। उसके बाद है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है, ये आपसे पूछ सकता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं 4 से 5 लाइन में पहले भारतीय कृषि का इंट्रोडक्शन, उसके बाद भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, कौन कौन से है। तो 1 नंबर प्रकृति पर निर्भर, जैसे कि बारिश वगैरह के बारे में, जो प्राकृतिक में निर्भर रहती है, बारिश हुआ तो अच्छी फसल हुई, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। जैसे जोतों का अनार्थिक इकाई, छोटे छोटे खेत वगैरह। कृषि की अल्प विकसित अवस्था। चौथा नंबर पॉइंट है उत्पादन की परंपरागत तकनीक। 5वां नंबर पॉइंट है वर्ष भर रोजगार का अभाव। और 6ठा नंबर पॉइंट है खदान फसलों की प्रमुखता। हर पॉइंट को 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत का वर्णन करें, यानी ऊर्जा के कौन कौन से मुख्य स्रोत है। तो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन लिखिए 4 से 5 लाइन में। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा को आप एक्सप्लेन कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद सौर ऊर्जा के बाद में कौन से है, ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा होता है। आप यहाँ पे इसके बारे में लिखिए 2 नंबर पॉइंट, इतना ही हो जाएगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है तथा इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद इसे हम नियंत्रित कारण क्या है और इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट लिख दीजिएगा, इसके नियंत्रित का पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा की विवेचना करें। तो सतत विकास की अवधारणा की विवेचना आप इस प्रकार से सतत विकास के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर देख लीजिए इसका। सतत विकास की अवधारणा के महत्व निम्नलिखित है, 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति पर निबंध लिखिए। अब हरित क्रांति पर आपको निबंध लिखना है, तो हरित क्रांति के बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए 4 से 5 लाइन में। उसके बाद में हरित क्रांति के निम्न प्रभाव क्या हुआ इसका, या इसकी विशेषता क्या है। जैसे कृषि में उत्पादन में बढ़ी, कृषि हरित क्रांति आने से कृषि की उत्पादन बढ़ी, उत्पादकता में सुधार हुआ, जैसे रोजगार में वृद्धि हुआ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, ओजोन परत के क्षय के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। सबसे पहले आप ओजोन परत के बारे में बताइएगा 4 से 5 लाइन में। उसके बाद ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, प्राकृतिक प्रक्रियाएं, सौर परिवर्तन, ये सभी कारण है, ठीक है। और उसके बाद है भारत में गरीबी, यानी कि भारत में निर्धनता के कारण तथा इसके निदान। भारत में गरीबी क्यों है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, दूर पूरी तरह से किया नहीं जा सकता बट इसे कम किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद में गरीबी के प्रमुख कारण कैसे है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का अभाव है, बढ़ती महंगाई है। उसके बाद में गरीबी के निवारण, जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण करके, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट उत्पादन में वृद्धि करके। तीसरा नंबर पॉइंट शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यहाँ पे देख लीजिए कि दांडी मार्च पे आपको टिप्पणी लिखना है। दांडी मार्च या 1930 जो हमने आपको पहले बता चुके हैं हम, देख लीजिए आंसर इसका। उसके बाद में वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण पे आपको यहाँ पे 5 से 7 लाइन, ठीक है, 5 से 7 लाइन में टिप्पणी लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए बेरोजगारी, आपको बेरोजगारी पे टिप्पणी लिखना है, इसका आंसर देख लीजिए। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन पे आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा शिक्षा नीति, आपको शिक्षा नीति पे टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग पे टिप्पणी है, आप यहाँ देख लीजिए निर्वाचन आयोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, नहीं हो भी रहा है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्वाचन आयोग के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में मिट्टी क्षरण यानी मृदा अपरदन, तो इसके बारे में भी यहाँ पे देख लीजिए 5 से 7 लाइन आंसर। उसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान पे टिप्पणी लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी समझिए तो स्टार पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद कोविड-19 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर। फिर आपका आ गया महिला सशक्तिकरण भी इंपॉर्टेंट है। बस द एंड, तो इतना ही आपको याद करना है, ठीक। तो चलिए इसके बारे में हम, आप जो 3 क्वेश्चन बोल रहे थे कि 3 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 33% मार्क आपको इसी से आ जाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको तो 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, वो तो आप देखे हुए थे, लेखक के नाम, ठीक है। यहाँ पे पुस्तक एवं लेखक के नाम, क्योंकि ये 5 इसमें से लिखने होते हैं, 5 लेखक के नाम लिखने थे, एक 4 नंबर का होता है, टोटल 20 नंबर का। अगर 5 तो आ ही जाएगा, 5 आ जाएगा तो फिर 20 नंबर तो आपको यहीं से बन गया। अगर 5 नहीं भी आता है ना, तो फिर 16 नंबर तो आराम से आ जाएगा, बल्कि समझिए तो 5 आ ही जाएगा, फिक्स है। तो 20 नंबर आपको यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन पढ़ने से आपका 20 नंबर हो गया। उसके बाद हम और बताते हैं आपको, और क्वेश्चन यहाँ पे था, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इसे आप याद रखिएगा। जैसे कि वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें तथा इसे नियंत्रित करने का उपाय बताइए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित करने का उपाय बताइए। ये सभी स्टार पॉइंट है, ठीक है, इसे जरूर आप याद रखिएगा, ये स्टार पॉइंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकथाम की प्रक्रिया का वर्णन करें, ये भी स्टार पॉइंट है। मतलब कि ये 3 क्वेश्चन और एक लेखक का नाम वाला जो बताए हैं, ठीक है, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा ना, तो 3 में से, इसमें से, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 100% कंफर्म है, और यहाँ से तो आ ही जाएगा। तो मतलब कि 20 मार्क्स यहाँ से हो गया, 20 नंबर। आप अच्छे से नहीं लिखिएगा, ठीक है, तो 20 नंबर नहीं मिलेगा आपको, फिर भी 15 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, 15 नंबर मिल जाएगा।
उसके बाद में यहाँ से आपको जो लेखक का नाम है, यहाँ से आपका 20 नंबर मिल जाएगा। तो 20 और प्लस 15 यानी कि 35 नंबर यहाँ से हो गया, और 33% यानी 33 नंबर लाना होता है आपको सिर्फ किसके लिए, पास के लिए। मतलब कि आप इतना ही क्वेश्चन से पास कर गए। लेकिन आपको पीडीएफ, ऑल पीडीएफ पढ़ना है, पूरा पीडीएफ पढ़ना है, जो भी हम क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको टोटली क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है।